नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस समय हम लोग जो जिस क्लास से जुड़े हुए थे उसी क्लास के सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर आए हैं इस समय व्याकरण पर। ठीक, हमने आपको हिंदी भाषा का विकास के बारे में बताया था, विकास के एक एक क्रम के बारे में बताया था। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास बताया था, हिंदी भाषा विकास के एक एक क्रम को बताया था और क्रम में हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी के संदर्भ में बताया था। और हमने जब आपको वहां पर बताया था संस्कृत भाषा के बताया था, कहाँ संस्कृत भाषा के लिए बताया था। ठीक है, जब हमने आपको संस्कृत भाषा के बारे में बताया था, संस्कृत से हमने आपको निकाला था, पाली में लेके गया था। ठीक है, पाली से कहाँ ले गए थे? प्राकृत में लेके गए थे। प्राकृत से कहाँ लेके गए थे? अपभ्रंश में लेकर गए थे। और अपभ्रंश से हम आपको कहाँ लेकर आए थे? अवहट्ट भाषा में लेकर आए थे। और अवहट्ट से हम कहाँ लेकर आए थे? आपको हिंदी में लेकर आए थे। ठीक, हमने इतनी सारी चीजें अलग अलग भाषाओं के रूप में अलग अलग रूप से इन सारी चीजों को दर्शाया। इन सारी चीजों को जब हमने अलग अलग रूप से दर्शाया तो उसके बाद फिर हमने आपको वहां पर यह बताया था कि जो यहाँ पर एक लिपि की बात हुई थी, हमने आपको लिपि के बारे में भी बताया था। किसके बारे में बताया था? लिपि के बारे में भी बताया था। लिपि क्या होती है, कैसे होती है, कैसे चलती है, किधर चलती है। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमने आपको लिपि के बारे में बता दिया था। और यहाँ पर हमने आपको संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक, अवहट्ट और हिंदी के बारे में भी बता दिया। मतलब कि हमने आपको हर प्रकार से हमने आपके लिए बेहतर करने की कोशिश किया है। आप लोग इसको लीजिए और इसको एक ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और पढ़ने समझने के बाद आप उसको आगे बढ़ाइए। अभी हमने आपको एक चीज नहीं बताया, बोली और उसका क्षेत्र नहीं बताया, तो हम आपको बोली और उसका क्षेत्र भी बताएंगे। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो गया कि हमने आपको भाषा के विकास के बारे में बता दिया है। अब भाषा के विकास के बारे में जो हमने आपको बता ही दिया है, इसके बाद फिर हम लोग आते कहाँ पर है? हिंदी व्याकरण पर आते हैं। तो ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे मित्र, दोस्त, यार जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिससे जो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं इस समय, वो सभी लोग एक बार वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। जब वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, उस पर कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी प्रतीत हो कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े नहीं है। तो हमें भी एक बल मिलना चाहिए। मित्र, दोस्त मित्र, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, आप मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। मिशन इंस्टीट्यूट में अभी अभी कुछ दिन पहले एक बैच चला था जो यूपी सिपाही और यूपी दरोगा का था। दोनों बैच अलग अलग चले थे, जिसमें भारी से भारी संख्या में छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों को अभी आपको क्लास करनी है, अभी हमारे यहाँ डेमो की क्लास चल रही है, आप लोग आइए, डेमो लीजिए, उसके बाद फिर आप क्लास ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस क्रम में जहां हमने आपको यहाँ पे यह सारे पाठ्यक्रम के बारे में बताया था, इसी क्रम में आज हम आपको किसके बारे में बताएंगे? व्याकरण के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? व्याकरण के बारे में बताएंगे। ठीक, व्याकरण के बारे में जब आपको बताएंगे तो वहां पे आपको क्या बताया जाएगा? व्याकरण में व्याकरण के बारे में हम आपको आज बताना चाहेंगे कि हिंदी का एक क्या हो जाता है? व्याकरण होता है। ठीक है, हमने आपको लिपि बता दिया था, भाषा बता दिया था। अब उस जब भाषा का निर्माण हो जाता है, किसका? जब भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है, भाषा के निर्माण के बाद हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। तो मतलब कि हम व्याकरण कभी पहले नहीं पढ़ते हैं, हम भाषा का पहले भाषा का निर्माण करते हैं। भाषा का निर्माण करने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो क्रम शुरू होगा वह किसका होगा? व्याकरण का होगा। वह किसका होगा? व्याकरण का होगा। अब हम इस व्याकरण के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और व्याकरण के क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हमें एक चीज देखना है कि आखिर यह व्याकरण जो शब्द है वह व्याकरण शब्द है क्या। ठीक, अब जैसे मित्र यहाँ पर क्या लिखा जाता है? आपके सामने लिखा जाता है क्या? एक शब्द लिखा जाता है जिसका नाम क्या होता है? व्याकरण होता है। ठीक, अब मित्र यह जो व्याकरण शब्द लिखा गया है, या जो व्याकरण शब्द लिखा गया है, या इसका आप संविच्छेद बंद कर दीजिएगा। इसमें एक क्या हो जाता है? बी धन आ धन करण होता है। ठीक, इसका हम संविच्छेद कर देते हैं। ठीक, जब हम इसका संविच्छेद कर देते हैं, इसका संविच्छेद करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? बी का अर्थ क्या होता है मित्र? ध्यान रखिएगा, बी का अर्थ क्या होता है? विशेष। आ का अर्थ क्या होता है? प्रकार। करण का अर्थ क्या होता है? समझना। क्या हो जाता है? समझना होता है। ठीक,
अब अगर आपसे कहा जाए अर्थात, क्या कहा जाए, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, या व्याकरण वह शास्त्र, बात छोड़ दीजिए अभी, अभी तो हम आगे की कुछ और बात करेंगे। अर्थात विशेष प्रकार से समझना, अर्थात विशेष प्रकार से समझना, ठीक। अर्थात क्या होता है, विशेष प्रकार से समझना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यह लिख दिया कि हमने कहा कि व्याकरण जो शब्द लिखा गया है, बी धन आ धन करण लिखा गया है। बी का अर्थ क्या हुआ, बी का अर्थ क्या हुआ, विशेष, बी का अर्थ क्या हुआ, विशेष, आ का अर्थ क्या हुआ, प्रकार, करण का अर्थ क्या हुआ, समझना। अर्थात हमने यहाँ पे लिखा क्या, विशेष प्रकार से समझना, ठीक। अब बात यह आती है विशेष प्रकार से हम किसको समझेंगे, यह बताया जाए अगर आपसे कि विशेष प्रकार से हम किसको समझेंगे, भाषा को, भाषा को विशेष प्रकार से समझना ही, विशेष प्रकार से समझना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। भाषा को विशेष प्रकार से समझना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, भाषा को विशेष प्रकार से समझना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को जब हम विशेष प्रकार से समझते हैं तो वह क्या कहलाता है मित्र, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई थी किसकी, विशेष प्रकार की, किसकी बात आई थी, विशेष प्रकार की बात आई थी। विशेष प्रकार का तात्पर्य क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना, शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना ही, या क्या होता है, बोलना क्या कहलाता है मित्र, व्याकरण कहलाता है, ठीक। अर्थात भाषा को जो शुद्ध रूप प्रदान करता है, भाषा को जो शुद्ध रूप प्रदान करता है, शुद्ध रूप प्रदान करने को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। शुद्ध रूप प्रदान करने को ही हम क्या कहते हैं कि व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जैसा कि आप यहाँ इसी व्याकरण से ही क्या किया जाता है, भाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है, भाषा को क्या दिया जाता है, शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है, ठीक। भाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अर्थात भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे ख्याल से यह बात आपको समझ में आई होगी कि व्याकरण हम कहते किसे, अर्थात किसी भी भाषा को जब हम शुद्ध रूप देते हैं, शुद्ध रूप देना ही क्या कहलाता है, शुद्ध रूप देना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है मित्र, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात यहाँ पर यह होती है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा किसने था, ठीक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा मिलता है, ठीक है। कहा जाए हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ दामोदर कवि ने लिखा था। किसने लिखा था, दामोदर कवि ने लिखा था, ठीक। दामोदर कवि ने लिखा, ठीक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था, दामोदर कवि ने लिखा, ठीक है। दामोदर कवि ने लिखा। यह कहा गया कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था, दामोदर कवि ने लिखा। और दामोदर कवि कहाँ के निवासी थे, ध्यान रखिएगा, यह बनारस के निवासी थे, ठीक। और 20वीं से लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इनका एक कवि ग्रंथ का प्राप्त हुआ था, ठीक है। दामोदर कवि ने एक ग्रंथ लिखा था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया। इसी ग्रंथ को क्या माना गया, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया, ठीक। प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया, ठीक है, क्लियर है। इसी ग्रंथ को क्या माना गया, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं है। इसके बाद फिर 16वीं शताब्दी के आसपास एक आए थे मिर्जा खां ने क्या किया था, ब्रज भाषा व्याकरण नाम से, ब्रज
भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा व्याकरण के नाम से, व्याकरण के नाम से एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। ठीक, एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे दो चीजें बताई। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा माना गया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण माना गया, जिसके लेखक कौन माने गए थे? दामोदर कवि को माना गया। और दामोदर कवि कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, लेकिन इसे हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानक भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखा जाता है, तो उस मानक भाषा में जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया उसी को हमने प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना। अब बात यहाँ पर आई कि एक आए थे कवि, क्या जिनका नाम क्या था? मिर्जा था। इन्होंने ब्रज भाषा व्याकरण के नाम से एक व्याकरण ग्रंथ की रचना किया। ठीक, किसके नाम से किया था? ब्रज भाषा व्याकरण के नाम से एक व्याकरण ग्रंथ की रचना किया। और यह जो मिर्जा खान ने किया था व्याकरण ग्रंथ की रचना, यह किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी। यह भी हमारे भाषा का मानक रूप नहीं था। ठीक, यह भी हमारे भाषा का मानक रूप नहीं था। ध्यान से सुनते चलिएगा, हमारी बात को आप एकदम क्लियर रूप से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं और आपको लेना क्या है इसमें से। ठीक, अब अगर आपसे कहीं पूछा जाए, सीधा पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाला विद्वान कौन था, तो कवि दामोदर थे। ठीक, इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण था। ठीक, लेकिन ब्रज भाषा व्याकरण नाम से किसने व्याकरण ग्रंथ की रचना किया था? मिर्जा खान ने किया था। और किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में किया था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए लेकिन हिंदी खड़ी बोली आम बोलचाल की भाषा पर आधारित, आम बोलचाल की भाषा पर आधारित प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना एक अंग्रेजी के विद्वान थे जिनका नाम क्या था? जोशुआ केटलर। ठीक, क्या नाम था? जोशुआ केटलर नाम था। ठीक, जोशुआ केटलर ने लिखा। ठीक है, जोशुआ केटलर ने लिखा। ठीक है, लेकिन हिंदी खड़ी बोली आम बोलचाल की भाषा पर आधारित प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने किया था? जोशुआ केटलर ने किया था। किसने किया था? जोशुआ केटलर ने किया। क्लियर है? किसने किया था? जोशुआ केटलर ने किया। यह ध्यान रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने किया था? जोशुआ केटलर ने लिखा। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना को किसने किया था? दामोदर कवि ने किया था। किस नाम से किया था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नाम से किया था। किसके नाम से किया था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से किया था। लेकिन ब्रज भाषा में जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था वह ब्रज भाषा व्याकरण था, जिसकी रचना किसने किया था? मिर्जा खान ने किया था। किसने किया था? जिसकी रचना किसने किया था? मिर्जा खान ने किया था। ठीक, जिसकी रचना किसने किया था? मिर्जा खान ने किया था। बात क्लियर है? जिसकी रचना किसने किया था? मिर्जा खान ने किया था। बात क्लियर हो रही है? आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं मित्र। जब हम आगे चलते हैं, यह चीजें आप संभाल के रखिएगा। अगर देखिए, फिर से देख लीजिएगा एक बार, आप अपने मन में भर लीजिएगा इसको। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? दामोदर कवि ने लिखा था। किस नाम से लिखा था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से लिखा था। ठीक, अब ब्रज भाषा में प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन से लिखा था? ब्रज भाषा व्याकरण लिखा गया था। लेकिन हिंदी खड़ी बोली पर आधारित आम बोलचाल की भाषा पर आधारित प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने किया था? जोशुआ केटलर ने किया था। किसने किया था? जोशुआ केटलर ने किया था। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण के कितने अंग होते हैं? किसके? व्याकरण के अंग। ठीक, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो दोस्त बताइएगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो आप झटपट आप उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा क्या गया कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं या आप हमें बताएंगे। तो व्याकरण के मित्र कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं?
एक अंग को हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ण विचार कहते हैं, ठीक। दूसरे अंग को हम क्या नाम देते हैं, शब्द विचार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं, ठीक। तीसरे अंग को हम क्या नाम देते हैं, वाक्य विचार कहते हैं, ठीक, वाक्य विचार कहते हैं। अर्थात व्याकरण में इन्हीं तीन चीजों का ही समावेश होता है, जहां पर क्या हो जाता है, वह शब्द और वाक्य होते हैं, ठीक। इन्हीं के माध्यम से हम क्या काम करते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब आपके ध्यान में यह बात उत्पन्न जरूर होगी, आखिर यह विचार 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 क्यों लिखा गया है। तो विचार का मतलब क्या होता है, वर्णों पर अपना विचार प्रकट करना, शब्दों पर अपना विचार प्रकट करना, वाक्यों पर अपना विचार प्रकट करना, ठीक। अब हम आपको शुरुआत में जहां हमने आपको भाषा बताया था, वहां हमने आपको बताया था जब ध्वनि होगी, ध्वनि से मेल होगा, ठीक, ध्वनि से मेल होगा तो क्या बन जाएगा, वर्ण बनेगा। और वर्ण का जब वर्ण से मेल होगा तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। और जब शब्द का शब्द से मेल होगा तब क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जब वाक्य का वाक्य से मेल होगा तो क्या बन जाएगा, तब क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी, ठीक। अब देखिए कि यह हमने आपको क्रम बताया था, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होते हैं, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, कितने चरण होते हैं, कितने अवयव होते हैं, कितने सोपान होते हैं, या कितने अंग होते हैं, तो आप उत्तर वहां पे क्या देंगे, कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, 3 चरण होते हैं, 3 अवयव होते हैं, ठीक है। तो यह 3 की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात कहाँ पे आती है, हमारी वर्ण विचार पर आते हैं, ठीक। अब वर्ण विचार के अंतर्गत हम केवल और केवल एक चीज पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या होता है, वर्णमाला होता है। इसको आप जानते ही जानते हो ना अच्छे से, जिसका नाम क्या होता है, वर्णमाला होती है। और उसके बाद शब्द विचार में हम जितना भी कुछ है, जहां पे संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक, विशेषण, अव्यय, अव्यय, शब्द विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक, जितना कुछ आप जानते हो वह सब कहाँ पढ़ा जाता है, सब शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लेकिन जब वाक्य विचार की बात आती है तो इसमें हम केवल वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य से जुड़ा हुआ हमारे पास एक वाक्य आता है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। इतनी सारी चीजें होती है। तो हम आज जो शुरुआत करेंगे, हमारी जो शुरुआत होगी वह कहाँ से होगी, वर्ण विचार से होगी, ठीक है। किससे होगी, वर्ण विचार से हमारी आज की शुरुआत होगी। जब हम वर्ण विचार से अपनी शुरुआत करते हैं, किससे करते हैं, वर्ण विचार से जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, वर्ण विचार है क्या, ठीक। हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, वर्ण विचार। वर्ण विचार हम कहते किसे हैं, वर्ण विचार कहते किसे हैं, कहा जाता है वर्णों पर अपना मत, वर्णों पर अपना विचार, अपना विचार, अर्थात कंठ, तालु, दंत, अल्प, अल्प प्राण, सघोष, अघोष आदि बतलाना ही, आदि बतलाना ही, आदि बतलाना ही, बतलाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाते हैं, ठीक। आदि बतलाना ही क्या कहलाते हैं, वर्ण विचार कहलाते हैं, ठीक। वर्णों पर अपना विचार, अर्थात जैसे कि कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा या कंठ, ओष्ठ या जो भी बताते हैं, यह सब बतलाना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह, वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं मित्रों, वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, वर्णमाला पढ़ते हैं। कहाँ आते हैं अब हम, वर्णमाला पर आते हैं, ठीक है, वर्णमाला पर आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है, अब आप यह इसका उत्तर आप स्वयं देंगे कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर आप ही देंगे कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं, ठीक। अब वर्णमाला किसे कहा जाता है, यह चीज कौन बतलाएगा, आप बतलाएंगे कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला की बात आती है। वर्णमाला मतलब क्या हो जाता है, वर्णों के, क्या कहा जाता है, वर्णों के, वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध
सुव्यवस्थित समूह को, सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वर्ण होंगे, वर्णों का जो क्रमिक एक समूह होगा, अर्थात का के बाद खा, खा के बाद जा, घा के बाद घा, ठीक, अंगा पिच्चा छ जा जा, जो यह क्रमिक रूप से पढ़ते हैं, या जो हम क्रम रूप से पढ़ते हैं, इसी क्रम रूप से पढ़ने को ही क्या नाम दिया जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, इसी क्रम रूप से पढ़ने को क्या नाम दिया जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या मित्र यहाँ पे कितनी हो जाती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है भैया? 52 होती है। ठीक, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ठीक है। अब बात यहाँ पर या 52 की जब हो गई तो 52 में कौन कौन से वर्ण जाते हैं? ठीक है, यह देखा जाएगा कि 52 में कौन कौन से वर्ण जाते हैं। तो जब हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो इस 52 वर्णों में कौन कौन से वर्ण जाते हैं? ठीक है, यह देखा जाएगा। अब जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें जब स्वरवर्ण की संख्या होती है, किसकी? स्वरवर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वरवर्ण की संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। उसके बाद फिर एक आ जाता है जिसका नाम क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद फिर एक आता है उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, अब अगर आप टोटल जोड़ देते हैं तो टोटल हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है भैया? 52 हो जाती है। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। बात क्लियर है? टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 हो जाती है। बात से आपके मन में आई कि वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है? 52 हो जाती है। जब 52 वर्ण हो जाते हैं तो हमने आपको यहाँ पर एक तरफ से हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और 5, यह हमने आपके सामने लिख दिया कि हमने क्या बता दिया कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो 52 ही वर्ण होते हैं। बात क्लियर है? लेकिन मान लीजिए कभी आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसमें मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक, हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे कहा जाए हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? तो आप तुरंत उत्तर क्या देंगे? 46 होती है। ठीक, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जो 46 होती है, 46 में जो स्वर होते हैं, स्वर की संख्या समान ही होती है। जैसे वहां स्वर की संख्या अगर आप बात कीजिए तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 35 मानी जाती है। ठीक, अब 35 11 अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि मानक वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक, और अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 52 हो जाती है। वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी मानी जाएगी? 52 मानी जाएगी। इसकी मान मतलब कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 52 होगी। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। बात क्लियर हुई हमारी आपकी? स्पष्ट रूप से हमने आपको व्यक्त कर दिया कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि मानक वर्ण की संख्या कितनी होती है? 46 होती है।
और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक, अगर सीधा कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब मानक वर्ण पूछ लिया जाएगा तो मानक वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। ठीक, बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हमने यहाँ पर हम तो आपको वर्णमाला पढ़ा दिए, वर्णमाला की परिभाषा हमने बता दिया और हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो जो जितने जितने होते हैं उसकी संख्या भी हमने बता दिया। अब बात यहाँ पर यह होती है कि अगर अब आपसे वही वर्णमाला से हम क्या निकाल कर लेके आते हैं? वर्ण निकाल कर लेके आते हैं। ठीक, क्या निकाल के आते हैं? वर्ण। वर्ण किसे कहा जाता है? चलिए जितने भी लोग हैं फटाफट उत्तर दीजिएगा, झटपट आप लोग उत्तर दीजिए कि वर्ण किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण। जब हम बात करते हैं किसकी, वर्ण की बात करते हैं, तो वर्ण हम किसे कहते हैं? या आप बताइए, फटाफट बताइए, झटपट आप बताइए। ठीक है, वर्ण किसे कहा जाता है? सबसे पहले देखिए, वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। कैसी इकाई है? लिखित इकाई है। ठीक है, एक लाइन का उत्तर हमने आपको दे दिया, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ठीक, एक बात क्लियर हो गई, वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ठीक है, फिर जब वर्ण की जब हम परिभाषा देते हैं, कहा जाता है जिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम दिया जाता है? वर्ण कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन मित्र इसके साथ एक बात यह ध्यान रखिएगा, जो वर्ण होते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे भी वर्ण होते हैं जिसको हम खंडित कर सकते हैं। ठीक, तो हमने आपसे यहाँ पे क्या कहा? जिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या नाम देते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका हम खंडन कर सकते हैं, जिनको हम खंडित कर सकते हैं, जिनको हम बांट सकते हैं, काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप यहाँ देखिए कि जिनका खंडन नहीं कर सकते, अगर आपसे कह दिया जाए जैसे कहा जाए, जैसे में जैसे छोटा आ हो जाएगा, इसका कोई खंडन नहीं होगा। ठीक, छोटी ई होगा, छोटा ऊ होगा, का होगा, कोई भी व्यंजन वर्ण होगा हलंत लगा देंगे। ठीक, का होगा, चा होगा, टा होगा, ता होगा, कोई भी व्यंजन वर्ण होंगे उसके साथ जब आप हलंत लगा देंगे तो उसका खंडन नहीं होगा, तब उसका खंडन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, तब उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता? जब उसके साथ कभी हलंत लगा देंगे। हलंत का जो प्रयोग होता है हमेशा कहाँ होता है? व्यंजन वर्ण के साथ होता है। लेकिन मित्र यह ध्यान रखिएगा, अगर आपको कह दिया जाए कि जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है, जिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे हमने क्या कह दिया? वर्ण। अगर कह दिया जाए जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है, खंडन किया जा सके उसे क्या कहेंगे हम? उसे क्या नाम देते हैं? रूढ़ वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूढ़ वर्ण कहते हैं। ठीक, तो खंडन तो होगा लेकिन कोई अर्थवान नहीं होगा। ठीक, जब कोई अर्थवान नहीं होगा तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? रूढ़ वर्ण कह देंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में भ्रम आ रहा होगा शब्द और वर्ण को लेकर। हम यहाँ शब्द के वर्ण की परिभाषा बता रहे हैं, ना कि शब्द की बता रहे हैं। अब आप देखिए कि जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है उसे हम क्या नाम देते हैं? रूढ़ वर्ण नाम देते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए जैसे में जैसे बड़ा आ जाए तो बड़े आ को खंडित कर देंगे, आ और आ कर देंगे। अगर मान लीजिए का लिख दिया जाए तो का के साथ हलंत लगा के क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे। चा आ जाए तो चा के साथ क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे और क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे। ठीक, अब देखिए कि यह इन वर्णों का खंडन हो रहा है ना,
इन्हीं वर्णों को हम क्या नाम देंगे, रूढ़ वर्ण कह देंगे। ठीक, इन्हीं वर्णों को हम क्या नाम दे देंगे, रूढ़ वर्ण कह देंगे। ठीक है, अब इनको क्या कह दिया, हम रूढ़ वर्ण कह दिए, लेकिन इन वर्णों को हमने क्या कह दिया कि हमने इन वर्णों को क्या कह दिया, वर्ण कहा। अब ध्यान रखिएगा कि हलंत का प्रयोग जो होता है, किसका, हलन, अर्थात यह क्या होती है, तिरछी लाइन होती, तिरछी रेखा होती है। ठीक, तिरछी रेखा होती है। ठीक है, हलन मतलब क्या होता है, किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे तिरछी रेखा बना देते हैं, उसे हलन कहते हैं। हलंत का प्रयोग, हलंत का प्रयोग सदैव व्यंजन वर्ण के साथ किया जाता है, सदैव व्यंजन वर्ण के साथ किया जाता है। ठीक, साथ किया जाता है। ठीक है, जिस वर्ण में हलंत का प्रयोग होगा, जिस वर्ण में क्या होता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्ध व्यंजन कहते हैं। उसे क्या हिंदी में क्या कहा जाता है, अर्ध व्यंजन कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों के साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, अर्ध व्यंजन नाम दे देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं मित्र, अर्ध व्यंजन नाम दे देते हैं। बात क्लियर हुई, वर्ण की परिभाषा क्लियर हुई ना हमारी आपकी। अब वर्ण की जब हमने परिभाषा क्लियर कर लिया, तो अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, किसके, वर्ण के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के मित्र कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक, दूसरे वर्ण को क्या नाम दिया जाता है, व्यंजन वर्ण नाम दिया जाता है। ठीक, क्या नाम दिया जाता है, व्यंजन वर्ण नाम दिया जाता है। एक को क्या नाम दिया जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है, दूसरे को क्या नाम दिया जाता है, व्यंजन वर्ण नाम दिया जाता है। बात क्लियर है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसी हिंदी में वर्ण को और किसी नाम से जाना जाता है, हिंदी में ही वर्ण को ही क्या नाम दिया जाता है, हिंदी में वर्ण को ही क्या कहा जाता है, वर्ण को ही क्या नाम दिया जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में वर्ण को ही क्या नाम दिया जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक, या क्यों अक्षर कहा जाता है, हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं उनको वर्ण न करके वहां अक्षरात्मक लिपि के साथ आता है। ठीक, जैसा कि आप पिछली क्लास हमारी देखेंगे तो वहां हमने जब वर्ण के जब लिपि के हमने बंटवारा किया था, तो लिपि के बंटवारे में आपको क्या मिला था, लिपि के बंटवारे में एक मिला था वर्णात्मक और एक मिला था अक्षरात्मक। अक्षरात्मक लिपि से होते हुए क्या हुआ था, वर्णात्मक लिपि का विकास हुआ था। ठीक, ध्यान रखिए, अक्षरात्मक लिपि से होते हुए क्या हुआ था, वर्णात्मक लिपि का विकास हुआ था। तो हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ठीक, हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं वह सब क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ठीक, इतनी बातें हमारी आपको क्लियर हुई। अब आप देखिए कि इसको आप पूरी क्लास को एक बार फिर से थोड़ा भगा के देख लीजिएगा, दौड़ा के देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई है। ठीक, हमने आपको यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई है। उन सारी महत्वपूर्ण चीजों को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, जैसा कि हम आपको खुद भी पहले दिखा देते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया है। ठीक है, अब देखिए कि हमने आपको यहाँ व्याकरण की परिभाषा जब हमने बांटी थी, तो व्याकरण को हमने 3 खंडों में बांटा था। कितने खंडों में, 3। बी धन आ धन करण के आया, बी का अर्थ विशेष प्रकार समझना, अर्थात विशेष प्रकार से समझना। विशेष प्रकार से किसको समझा जाएगा, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना बोलना क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। ठीक, अब भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना ये क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने किया था, कवि दामोदर ने किया था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से किया था। ठीक, याद रखिएगा, प्रथम व्याकरण ग्रंथ दामोदर कवि ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा था। ब्रज भाषा में प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा गया ब्रज भाषा व्याकरण के नाम से। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था, जोशुआ केटलर ने लिखा था। ठीक, और उसके बाद फिर हमने आपको यहाँ पर हम जब लेके आए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ वर्ण विचार की हमने बात कही, तो वर्ण विचार की जब हमने बात कही तो उसमें हमने आपको क्या बताया, वर्णों पर अपना विचार अर्थात कंठ तालु दंत ओष्ठ मूर्धा अल्प प्राण महाप्राण सघोष सघोष इत्यादि को बतलाना ही क्या कहलाएगा, वर्णों पर अपना विचार प्रकट करना कहलाएगा। ठीक, अब वहां पर फिर हमने वर्ण की वर्णमाला की परिभाषा बताई। क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 यहाँ पे देखिए, स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अयोग्यवाद ध्वनि की संख्या 2 हुई और उच्चित व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। तो कुल मिलाकर हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हो गई मित्र? 52 हो गई। लेकिन हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसमें स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। ठीक, अब हम इसके बाद फिर जब हम आगे आते हैं, आगे हम आए तो हम यहाँ वर्ण की परिभाषा आपको दिया। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे यह। ठीक, उसके बाद फिर हमने कहा जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है उसे क्या नाम देते हैं? रूढ़ वर्ण कहते हैं। यह भी हमने आपको बता दिया। और जिस वर्ण के साथ हलन का प्रयोग किया जाएगा उसे अर्ध व्यंजन कहा जाएगा। यहाँ फिर से देख लीजिएगा, उसे क्या नाम देंगे हम? अर्ध व्यंजन कहेंगे। उसे क्या नाम कह देंगे? अर्ध व्यंजन नाम दिया जाएगा, या इसी को नाम एक और दे दिया जाता है, शुद्ध व्यंजन कह दिया जाता है। ठीक, अब जो वर्ण होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं मित्र? 2 भेद होते हैं, स्वर होता है और क्या होता है? व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। और हिंदी में वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास बस यही पर समाप्त होगी, क्योंकि अगर हम इसके भेदों के अंतर्गत चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली जो हमारी क्लास कल की होगी उसमें हम आपको इसके भेदों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय हिंद, राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।